ये बात है पिछले साल की सर्दियों की। आर्यन और कबीर दोनों जिगरी दोस्त शहर की भीड़ भाड़ और अपनी बोरिंग नौकरी से तंग आकर एक रोड ट्रिप पर निकल पड़े थे। उनकी मंजिल थी पहाड़ों के बीच बसा एक अनजान सा हिल स्टेशन। दोनों अपनी एसयूवी में तेज म्यूजिक बजाते हुए हंसी मजाक करते हुए सफर का मजा ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों का मौसम और किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। शाम के करीब 6 बजे होंगे। अचानक आसमान में काले घने बादल छा गए और फिर शुरू हुई ऐसी भयानक बारिश मानो आज आसमान ही फट पड़ेगा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ देवदार के घने जंगल जो अंधेरे में किसी विशाल दानव की तरह लग रहे थे। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स फड़फड़ाईं और इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। उन्होंने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। रात के 8 बज चुके थे। बाहर घुप अंधेरा, कड़ाके की ठंड और सिर्फ बारिश और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से गायब। तभी आर्यन की नजर दूर एक हल्की सी टिमटिमाती हुई लाल रोशनी पर पड़ी। कबीर, वहां देख, पेड़ों के पीछे शायद कोई होटल या गेस्ट हाउस है। मरता क्या ना करता। दोनों गाड़ी वहीं छोड़कर बारिश में भीगते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, वो इमारत किसी भूतिया हवेली जैसी लगने लगी। वो एक बहुत पुरानी जर्जर इमारत थी। बाहर लगे एक बड़े से लोहे के बोर्ड पर जंग लगा हुआ था और एक लाल नियॉन लाइट से लिखा था होटल काल छाया। नाम ही इतना अजीब कि रूह कांप जाए। उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला। दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सड़ंद उनके नथनों में भर गई। बिल्कुल वैसी बदबू जैसे कई दिनों से बंद कमरे में पड़े मरे हुए चूहे से आती है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसकी आंखें, दोस्तों, उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं, वो एकदम सफेद थी। कबीर ने डरते हुए कहा, हमें एक रात के लिए कमरा चाहिए। बूढ़े ने बिना पलक झपकाए उन्हें घूरा। कुछ नहीं कहा, बस एक भारी लोहे की चाबी काउंटर पर फेंक दी। चाबी के छल्ले पर लिखा था कमरा नंबर 303। जब वो दोनों मुड़कर जाने लगे तो पीछे से बूढ़े की खुरदरी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई, जैसे किसी कब्र के अंदर से आ रही हो। रात के 3 बजे के बाद अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना, और सबसे जरूरी बात, कमरे के आईने में गलती से भी मत देखना। दोनों को लगा वो बूढ़ा पागल है। वो चाबी लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियों पर बिछा लाल कालीन जगह जगह से फटा था। उस पर कुछ गहरे काले धब्बे थे जो सूखे हुए खून जैसे लग रहे थे। कमरा नंबर 303 तीसरी मंजिल पर आखिरी कोने में था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। कमरे में एक बहुत पुराना लकड़ी का पलंग था और ठीक उसके सामने एक बड़ा सा विंटेज आईना। आर्यन को बूढ़े की बात याद आई। उसने तुरंत आईने पर एक चादर डाल दी। रात के 2 बज चुके थे। बाहर तूफान अभी भी जारी था। दोनों थकान के मारे बिस्तर पर लेट गए और उनकी आंख लग गई। लेकिन तभी खट खट खट। रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर किसी ने भारी हाथ से दस्तक दी। दोनों की आंखें झटके से खुल गईं। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। कबीर का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। आर्यन ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। फिर से खट खट खट। इस बार आवाज और तेज थी और फिर दरवाजे के बाहर से एक बहुत पतली, सिसकती हुई, रोंगटे खड़े कर देने वाली औरत की आवाज आई। कबीर, दरवाजा खोलो, मैं ठंड से जम रही हूं। कबीर। कबीर की सांस गले में अटक गई। उस अनजान औरत को उसका नाम कैसे पता? कबीर मानो किसी अजीब सम्मोहन में आ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो बिना कुछ सोचे समझे किसी कठपुतली की तरह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन उसे पीछे से खींच रहा था, लेकिन कबीर के अंदर अचानक इतनी ताकत आ गई कि उसने आर्यन को एक झटके में दूर फेंक दिया और अपना हाथ, कबीर नहीं, रुक जा मेरे भाई, उस बूढ़े की बात याद कर।
आर्यन ने पूरी ताकत से कबीर को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन कबीर के अंदर मानो 10 आदमियों की ताकत आ गई थी। उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ चुकी थीं, पुतलियों का नामो निशान नहीं था, चेहरे के भाव पूरी तरह सुन्न। आर्यन की लाख कोशिशों के बावजूद कबीर ने एक झटके में दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। क्री! एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चरमराहट के साथ कमरा नंबर 303 का दरवाजा खुल गया। आर्यन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे लगा अब कोई खौफनाक चुड़ैल या कोई खूनी दरिंदा सीधे उन पर झपटेगा, लेकिन बाहर एकदम सन्नाटा था। कोई नहीं, सिर्फ एक ठंडी गहरी सफेद धुंध जो सीढ़ियों से होते हुए किसी अजगर की तरह रेंगती हुई उनके कमरे के अंदर आ रही थी। वो धुंध लाल और नीली अजीब सी रोशनी में चमक रही थी, बिल्कुल किसी 3D फिल्म के उस खौफनाक सीन की तरह जहां बुराई की एंट्री होने वाली होती है। जैसे ही उस धुंध की बर्फीली हवा का झोंका कबीर के चेहरे से टकराया, वो अचानक लंबी सांस खींचते हुए पीछे गिर पड़ा। उसका खौफनाक सम्मोहन टूट चुका था। आर्यन, मैं यहाँ दरवाजे पर कैसे? कबीर पसीने से तरबतर था। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। आर्यन ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तेजी से दरवाजे को जोर से धक्का देकर बंद किया और अंदर से डबल लॉक कर दिया। दोनों दरवाजे से टिककर फर्श पर बैठ गए, जोर जोर से हांफते हुए। उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएंगी। कभी तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? बाहर कोई अनजान औरत तुझे तेरे नाम से बुला रही थी और तू उसके लिए दरवाजा खोल रहा था। आर्यन की आवाज में गुस्सा भी था और डर भी। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। भाई, कसम से मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मुझे दर्द में पुकार रही है। उनकी आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। दोनों अभी खुद को संभाल ही रहे थे कि अचानक कमरे का पीला बल्ब फड़फड़ाने लगा और उसकी रोशनी खून जैसी लाल हो गई। कमरे का तापमान अचानक -डिग्री तक गिर गया। उनकी सांसों से सफेद भाप निकलने लगी। खिड़कियों के कांच पर तेजी से बर्फ जमने लगी और तभी कमरे के बीच में रखे उस पुराने विशाल आईने के ऊपर पड़ी सफेद चादर अपने आप बहुत धीरे धीरे नीचे सड़कने लगी, मानो कोई अदृश्य शैतानी हाथ उसे खींच रहा हो। और चादर फिसलकर जमीन पर गिर गई। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। कबीर, नीचे देख, आईने की तरफ गलती से भी मत देखना, उस बूढ़े ने सख्त मना किया था। दोनों ने अपनी नजरें जमीन पर गड़ा लीं। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से बचने की कोशिश करो, मौत उसी रास्ते से आती है। उस खामोशी को चीरते हुए आईने के अंदर से एक अजीब सी खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई सड़े हुए नुकीले नाखूनों से अंदर से शीशे को खुरच रहा हो। स्क्रीच, स्क्रीच, स्क्रीच। वो आवाज इतनी चुभने वाली थी कि कबीर खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नजरें अनजाने में धीरे धीरे ऊपर उठीं और सीधे आईने से टकराईं। अगले ही पल कबीर के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। आर्यन, हमारे पीछे, पीछे देख। आर्यन ने घबराकर आईने में देखा। आईने में वो दोनों जमीन पर बैठे दिख रहे थे, लेकिन उनके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में तैर रहे थे। उसने लाल रंग का पुराना फटा हुआ जोड़ा पहना था। उसके बाल चेहरे पर ऐसे उलझे थे मानो वो सदियों से वहीं खड़ी हो। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसमें से काली पीप टपक रही थी। उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद। लेकिन दोस्तों, सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो औरत सिर्फ आईने में दिख रही थी। जब आर्यन ने डरकर असली कमरे में पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली। वो चुड़ैल सिर्फ आईने की दुनिया के अंदर थी। तभी आईने के अंदर खड़ी उस औरत ने एक दानवी मुस्कान दी। उसके सड़े हुए पीले दांत बाहर झांकने लगे। उसने अपना लंबा सड़ा हुआ हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन और कबीर को लगा वो सिर्फ शीशे के अंदर हाथ बढ़ा रही है, लेकिन तभी वो सड़ा हुआ हाथ आईने के शीशे को पानी की तरह चीरता हुआ असली दुनिया में बाहर आ गया। कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई और उस बर्फ जैसे ठंडे मरे हुए हाथ ने पलक झपकते ही आर्यन की गर्दन को कसकर दबोच लिया। आर्यन की सांसें रुक गईं। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। आर्यन हवा में झूल रहा था। उस चुड़ैल का हाथ किसी लोहे के शिकंजे की तरह उसकी गर्दन पर कसता जा रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। आंखें बाहर निकल आई थीं।
वो हवा के लिए तड़प रहा था। वो चुड़ैल किसी भयानक 3D मॉन्स्टर की तरह उसे धीरे धीरे आईने के अंदर उस काली दुनिया में खींच रही थी। कबीर एक पल के लिए डर से सुन्न हो गया, लेकिन अपने जिगरी दोस्त को मौत के मुंह में जाते देख उसके अंदर का डर अचानक गुस्से में बदल गया। कमरे में कोई हथियार नहीं था। तभी उसकी नजर पलंग के पास रखी भारी विंटेज लोहे की लैंप पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से लैंप उठा लिया। छोड़ मेरे भाई को, कबीर ने पूरी जान लगाकर चीख मारी और वो भारी लैंप सीधे आईने के बीचों बीच दे मारा। क्रैश, छन, एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ वो शैतानी आईना चकनाचूर हो गया। शीशे के टुकड़े स्लो मोशन सीन की तरह हवा में तैरने लगे। जैसे ही शीशा टूटा, वो सड़ा हुआ हाथ काली राख में बदल गया और आर्यन धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। वो जोर जोर से खांस रहा था। उसकी गर्दन पर उस चुड़ैल के हाथ के निशान काले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। तो ठीक तो है आर्यन, कबीर हांफते हुए उसे संभालने लगा। दोनों अभी खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि उनकी नजर टूटे हुए आईने के पीछे की दीवार पर पड़ी। शीशा टूटते ही दीवार के अंदर एक छोटी सी खुफिया जगह दिखाई दी। कबीर ने हिम्मत जुटाई और अपना हाथ अंदर डाला। वहां एक पुरानी खून के छींटों से सनी हुई छोटी सी डायरी रखी थी। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें किसी ने डरी हुई, कांपती हुई लिखावट में लिखा था, अगर कोई बदनसीब इस कमरे में है और ये डायरी पढ़ रहा है तो तुरंत यहां से भाग जाओ। मेरा नाम समीर है। मैं अपनी पत्नी रिया के साथ यहां गलती से आ फंसा था। रिया, मेरी रिया को उस शीशे वाली चुड़ैल ने हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लिया। ये होटल काल छाया कोई होटल नहीं, बल्कि एक जिंदा मायाजाल है जो हमारे डर को खाता है। वो रिसेप्शनिस्ट इंसान नहीं है। और याद रखना, रात के ठीक 3:15 पर यह कमरा अपना असली रूप दिखाता है। आर्यन और कबीर की रूह कांप उठी। डायरी के शब्द चीख चीख कर बता रहे थे कि वो इस होटल के पहले शिकार नहीं थे। आर्यन ने घबराकर अपनी घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां चमक रही थी। समय था 3:14। कबीर, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टिक टिक टिक। 3:15। अचानक कमरे की दीवारें पिघले हुए मूंग की तरह बहने लगी। पूरा कमरा एक भयानक 3D नरक में बदलने लगा। फर्श मांस की तरह धड़कने लगा और तभी फर्श पर बिखरे सैकड़ों टूटे हुए शीशे के टुकड़े हवा में तैरने लगे। वो उल्टे घूम गए और चाकुओं की तरह उनकी तरफ मुड़ गए। तभी दरवाजे के बाहर से उस बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की खुरदरी हंसी गूंजी। कहा था ना, आईने में मत देखना। हवा में तैरते वो नुकीले शीशे किसी भी पल उनके शरीर को छलनी कर सकते थे। कबीर, गद्दा उठा, आर्यन ने पूरी ताकत से चीखते हुए पलंग का भारी गद्दा अपनी तरफ खींच लिया। खचाखच, खच खच, सैकड़ों शीशे के टुकड़े उस गद्दे में ऐसे धसे मानो मशीन गन से गोलियां बरसी हों। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो दोनों का शरीर छलनी हो चुका होता। कमरे की दीवारें अब सड़े हुए मांस की तरह लाल हो चुकी थीं। उनमें से गाढ़ा खून रिसने लगा था। हमें यहां से निकलना होगा। कबीर ने गद्दे की आड़ लेते हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। वो दरवाजा, जो पहले लकड़ी का था, अब किसी चिपचिपे धड़कते हुए जीव की खाल जैसा महसूस हो रहा था। आर्यन ने पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी। एक भयानक चीख के साथ दरवाजा टूटा और दोनों धड़ाम से बाहर कॉरिडोर में जा गिरे। लेकिन दोस्तों, वो कॉरिडोर अब वैसा नहीं था जैसा वो रात में छोड़कर आई थे। वो एक अंतहीन भूल भुलैया जैसी 3D सुरंग बन चुका था, अजीब सी नीली और लाल रोशनी में चमकता हुआ। दीवारों से सिसकियों और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। दोनों पागलों की तरह उस घुमावदार कॉरिडोर में भागने लगे। भागते भागते अचानक उनकी नजर एक आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। कमरा नंबर 305। अंदर से ठंडी नीली रोशनी आ रही थी। आर्यन ने जैसे ही अंदर झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर हवा में एक पारदर्शी भूतिया 3D दृश्य चल रहा था, जैसे कोई होलोग्राम हो। एक लड़का और एक लड़की किसी अदृश्य दानव से बचने की कोशिश कर रहे थे। लड़की रोते हुए चिल्ला रही थी, अर्जुन,
हमें यहां से निकालो, वो करीब आ रहा है। और लड़का अर्जुन उसे अपनी बाहों में छिपाते हुए दीवार से सट गया। घबराओ मत कविता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी एक विशाल काला साया उभरा और दोनों को हमेशा के लिए निगल गया। आर्यन डर से पीछे हट गया। विक्रम, ये होटल, ये उन सब की आत्माओं की यादें दिखाता है जो यहां फंसे थे। कविता और अर्जुन, ये भी हमारी तरह यहां आए थे। तभी कबीर की नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहां किसी ने अपने ही खून से एक चेतावनी लिखी थी। लाल अक्षर अभी भी ताजे लग रहे थे, उनमें से खून टपक रहा था। सीढ़ियां एक धोखा है, वहां मत जाना, वो तुम्हें सीधा मौत के मुंह में ले जाएंगी। तहखाने का रास्ता खोजो। विक्रम, विक्रम, ये कौन है? क्या ये अभी भी जिंदा है? आर्यन की आवाज कांप रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते, कॉरिडोर के दूसरे छोर पर वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट प्रकट हो गया। लेकिन अब वो कोई कमजोर इंसान नहीं था। उसका शरीर सूजकर छत को छूने लगा था। चेहरे पर दर्जनों सफेद आंखें उभर आई थीं। उसका जबड़ा छाती तक लटक गया था। अंदर रेजर जैसे नुकीले दांत चमक रहे थे। तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। उसकी राक्षसी आवाज से पूरा होटल थरथरा उठा। वो अपने विशाल पंजों से दीवारों को खुरचता हुआ किसी भूखे दरिंदे की तरह उनकी तरफ रेंगने लगा। भागो! कबीर चीखा। अब उनके पास विक्रम के उस खूनी संदेश पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो उस दानव से बचते हुए मुख्य सीढ़ियों को छोड़कर तहखाने के उस अनजान अंधेरे रास्ते की तरफ भागने लगे, जहां शायद एक और मौत उनका इंतजार कर रही थी। वो भयानक दानव अपनी दर्जनों सफेद आंखों और रेजर जैसे नुकीले दांतों के साथ उनके ठीक पीछे था। उसकी खुरदुरी सड़ी हुई सांसें कबीर की गर्दन को छू रही थी। विक्रम के उस खूनी संदेश को याद करते हुए उन्होंने सीढ़ियों का रास्ता छोड़ दिया और एक अंधेरे ढलान वाले रास्ते की तरफ मुड़ गए जो तहखाने की ओर जाता था। सामने तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा था, लेकिन उस पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटक रहा था। तभी दानव ने एक लंबी छलांग लगाई और अपने नुकीले पंजों से कबीर का पैर पकड़ लिया। कबीर दर्द से चीखते हुए फर्श पर गिर पड़ा। आर्यन की नजर पास पड़े एक भारी लोहे के पाइप पर पड़ी। दोस्त को बचाने के लिए उसने बिना सोचे वो पाइप उठा लिया, हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और बिल्कुल किसी परफेक्ट जोरदार बैडमिंटन स्मैश की तरह पूरी ताकत और सटीकता के साथ वो पाइप दानव की दर्जनों आंखों के बीच दे मारा। स्प्लैट! गंदी हरी पीप उसके चेहरे से फव्वारे की तरह निकली। दानव दर्द से चिंघाड़ता हुआ पीछे की तरफ छिटक गया। आर्यन ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसी पाइप के एक और वार से उसने ताला तोड़ दिया। दोनों तुरंत तहखाने के अंदर घुसे और भारी दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। बाहर दानव पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। पूरा तहखाना कांपने लगा। तहखाने के अंदर का नजारा किसी 3D डार्क फैंटेसी कार्टून के खौफनाक सेट जैसा था। कमरे के बीचों बीच हवा में एक विशाल लाल रंग का धड़कता हुआ दिल तैर रहा था। उसी से लाल नसें पूरे होटल की दीवारों में फैल रही थी। यही उस शैतानी मायाजाल की जान थी। तभी अंधेरे कोने से खांसे की आवाज आई। वहां एक आदमी लहूलुहान हालत में जंजीरों से बंधा हुआ था। तुम लोग यहां तक पहुंच गए, उसने दर्द से हांफते हुए कहा। मैं विक्रम हूं, मैंने ही वो चेतावनी लिखी थी। ये दिल, ये इस पूरे होटल की बैटरी है। इसे नष्ट कर दो, वरना हम सब समीर, रिया, कविता और अर्जुन की तरह हमेशा के लिए इसके अंदर डिजिटल पिक्सल बनकर कैद हो जाएंगे। बाहर दानव ने दरवाजा लगभग तोड़ ही दिया था। लोहे में दरारें पड़ चुकी थीं। आर्यन और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये करो या मरो का पल था। कबीर ने पाइप अपने हाथ में लिया और पूरी जान लगाकर उस धड़कते हुए लाल दिल के ठीक बीचों बीच घुसा दिया। बुम! एक कान फाड़ देने वाला धमाका, अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी। वो दिल एक भयानक इंसानी चीख के साथ फट गया। पूरा होटल
किसी कंप्यूटर ग्लिच की तरह कांपने लगा। दीवारें, फर्श, वो दानव, सब कुछ 3D पिक्सल में टूटकर राख की तरह हवा में उड़ने लगा। आर्यन और कबीर को लगा जैसे वो किसी अनंत गहरी खाई में गिर रहे हैं। और फिर सब कुछ शांत, एकदम सन्नाटा। भैया, ओ भैया, चाय ठंडी हो रही है। आर्यन ने झटके से आंखें खोली। सुबह की तेज धूप उसकी आंखों में चुभ रही थी। वो और कबीर अपनी उसी एसयूवी में बैठे थे। सामने एक चाय वाला ढाबे के बाहर खिड़की खटखटा रहा था। बाहर न कोई बारिश, न कोई भूतिया जंगल, बस एक सामान्य सा हाईवे। कबीर ने घबरा कर पूछा, आर्यन, क्या वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था? आर्यन ने राहत की सांस ली, चेहरे से पसीना पूछा। लेकिन तभी जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर अपनी गर्दन पर पड़ी। वहां शीशे वाली चुड़ैल के हाथ के जले हुए निशान अभी भी ताजे थे। और जब कबीर ने कांपते हुए अपनी मुट्ठी खोली, उसकी हथेली में कमरा नंबर 303 की वो पुरानी जंग लगी चाबी दबी हुई थी। तो दोस्तों, होटल काल छाया कोई सपना नहीं था। वो शैतानी जगह आज भी कहीं न कहीं अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।